अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रेहान तारिक और आप देख रहे हैं दस्तक। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की एक और इंतजामी गफलत मंजर आम पर आ गई है। बेहतरीन निजाम निगरानी के मौसर इंतजाम के दावों के बावजूद लंदन में मुकीम पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कायद साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ को लाहौर के कोट ख्वाजा सईद अस्पताल में कोरोना वैक्सीन की पहली डोज लगा दी गई है। यानी मरीज लंदन में और उसकी वैक्सीनेशन लाहौर में हो रही है। कितनी मुज़क्का खेज बात है। नवाज शरीफ के शनाख्ती कार्ड के इंदराज की तस्दीक खुद एनसीओसी की जानिब से की गई। मीडिया पर खबर सामने आने के बाद एनसीओसी ने डेटा डिलीट कर दिया, लेकिन इस इंतजामी गफलत ने हुकूमत की बद इंतजामी की कलई खोल दी है। सवाल यह है कि लंदन में मुकीम फर्द को वैक्सीन लगाने का इंदराज कैसे हुआ। नवाज शरीफ का शनाख्ती कार्ड नाजरा ने ब्लॉक कर दिया था। इस ब्लॉक शनाख्ती कार्ड का इंदराज आखिर कैसे मुमकिन है? पाकिस्तान की अहम तरीन शख्सियत का डेटा किस तरह अपडेट हो सकता है? इस जालसाजी ने पाकिस्तानियों की बैरून मुल्क रवानगी पर भी सवालात खड़े कर दिए हैं। क्या नादरा के सर्टिफिकेट पर पाकिस्तानी शहरी बैरून मुल्क जा सकेंगे? क्या जाली सर्टिफिकेट्स वैक्सीनेशन कराने वाले अफराद के लिए मसाइल पैदा नहीं करेंगे? इसी हवाले से आज पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की नायब सदर शरीफ ने भी अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया। अगर ये आपका सिस्टम है, इस तरह से जो है वो आपका इंदराज किया जा रहा है जाली तरीके से, तो फिर ये एक और जो नामोशी है इंटरनेशनल, वो पाकिस्तान के हिस्से में इनकी नाअहली की वजह से आएगी। इसका इंटरनेशनल रिएक्शन आ सकता है। मैं इस बारे में मुझे तशवीश है। मरियम नवाज को इस बारे में तशवीश है और वो तो ये समझती है कि इसका इंटरनेशनल रिएक्शन भी आ सकता है। पंजाब हुकूमत का दावा है कि उन्होंने नवाज शरीफ की जाली वैक्सीनेशन में मुलव्विस अफराद को मुअत्तल करते हुए उनके खिलाफ कार्रवाई का आगाज कर दिया। फ्रॉडिये ने फ्रॉड करके जो है वो सर्टिफिकेट ले लिया, उस शनाख्ती कार्ड को इस्तेमाल करके। उसकी इन्वेस्टिगेशन होगी। इन्वेस्टिगेशन के बाद दूध का दूध, पानी का पानी, मक्खन का मक्खन, मलाई का मलाई हो जाएगा और उसको सजा मिलेगी इंशाअल्लाह। पंजाब हुकूमत इन्वेस्टिगेशन की बात कर रही है। तहकीकाती कमेटी कॉन्स्टिट्यूट कर दी गई है, जिसके बाद दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। एक जानिब साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ के शनाख्ती कार्ड के इंदराज पर मुल्क भर में एक नई बहस शुरू हो चुकी है, जबकि दूसरी जानिब सरबराह एनसीओसी असद उमर इस सारे मामले से लाइल दिखाई दिए। साथ ही उन्होंने वैक्सीन के गलत इंदराज की जिम्मेदारी भी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून पर आयद कर दी कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून खुद ये जालसाजी कर रही है। वो क्या कहते हैं वो भी आपके सामने रखता है। मुझे नहीं हुआ, क्योंकि उनकी जो ज़्यादातर अल्हम्दुलिल्लाह रिवायत रही है तो वैसे जाली कामों की रही है। चाहे वो कॉलबरी फॉन्ट हो तो वो भी जाली निकलता है, वो उनकी जो प्लेटें ऊपर नीचे होती थी वो भी जाली निकली। तो वैक्सीनेशन भी बिल्कुल ऐन मुमकिन है कि उन्होंने जाली करा ली हो। ऐन मुमकिन है कि उन्होंने वैक्सीनेशन वहां बैठकर यहां से जाली करा रही हो, लेकिन सिस्टम के ऊपर तो सवाल या निशान है। असद उमर साहब, एक जानिब नवाज शरीफ की वैक्सीनेशन के मामले पर नून लीग हुकूमत को तनकीद का निशाना बना रही है, तो दूसरी जानिब पार्टी खुद अंदरूनी इख्तलाफात का शिकार भी दिखाई दे रही है। आज पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज शरीफ एवनफील्ड रेफरेंस में अपीलों की समाअत के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट पेश हुई। बाद उन्होंने मीडिया से गैर रस्मी गुफ्तगू की। दौरान गुफ्तगू सहाफ़ी की जानिब से सवाल किया गया कि आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा को एक्सटेंशन दी गई थी, अब चेयरमैन नैब को भी दी जा रही है, क्या कहेंगी? इसके जवाब में मरियम नवाज ने कहा कि पहले वाली एक्सटेंशन के कुछ शरीक नहीं थी। इसको कैसे मरियम नवाज साहब ने रिस्पॉन्ड किया है, जरा उसकी एक झलक आपके सामने रखता है। कि चेयरमैन की एक्सटेंशन की जब बात ऑफिशियली सामने आएगी तो हम उस पर रिएक्शन देंगे। बाकी किसी एक्सटेंशन में मैं उस गुनाह में शामिल नहीं हूँ। वो कह रही हैं कि इस तरह के किसी गुनाह में मरियम नवाज खुद शामिल नहीं थी। आर्मी चीफ की मुद्दत मुलाजमत में तौसीक के मामले से खुद को अलग किए जाने के बयान ने एक बार फिर मुस्लिम लीग नून में इख्तलाफात के खदशात को तकवीयत बख्शी है। सवाल यह है कि क्या पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून आर्मी एक्ट में तरमीम की मुखालिफ थी? क्या नवाज शरीफ ने आर्मी एक्ट में तरमीम की मुखालिफत की थी? पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने पार्टी कायद नवाज शरीफ के कहने पर ही आर्मी एक्ट में तरमीम की हिमायत की थी। अगर पार्टी कायद की रजामंदी से फैसला हुआ तो मरियम नवाज इस फैसले में शरीक क्यों नहीं थी? क्या मरियम नवाज अपने वालिद के फैसले से इख्तलाफ कर रही हैं? क्या मरियम नवाज का बयान नून लीग में तीसरे बयानिए का इशारा है? इससे पहले दो बयानियों की तो बात होती है कि आज तीसरे बयानिए की बात हो रही है। आज जावेद लतीफ को नोटिस भेजने के मामले पर भी मरियम नवाज से पूछा गया, मगर वो इस जवाब पर भी खामोश हो गई, कोई खातिर खा जवाब नहीं दे सकी। वो क्या कह रही थी, जरा वो भी आपके साथ रखता हूं। जावेद लतीफ साहब मियाँ साहब के जानिसार सिपाही हैं, उनकी बयानिए के साथ वो खड़े हुए हैं, लेकिन अगर उनको ये शो कॉज नोटिस मिला है तो वो जवाब अपने दे देंगे। जाहिर है आज़ादी राय का हक सबको है, लेकिन जमात के डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी कहीं भी नहीं होनी चाहिए। लेकिन किसी भी तरह अगर कोई उनसे कोई ऐसी बात हो गई है
जो डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी में आती है तो वो अभी अपना जवाब जमा करा देंगे, हम उसमें पढ़ लेंगे कि उसकी क्या वजूहात हैं। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ मियां जावेद लतीफ़ के मुतनाज़ बयान पर नाराज थे। उन्होंने नवाज शरीफ से जावेद लतीफ़ से वज़ाहत तलब करने का मुतालबा किया था। इजहार वजू का नोटिस जारी होने के बाद ही शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज पार्टी इजलासों में शरीक हुए थे, लेकिन इन इजलासों में भी मरियम नवाज ही हावी दिखाई दे रही हैं। नायब सदर नून लीग की जानिब से पार्टी कारकुनान से हलफ लिए जा रहे हैं। वोट को इज्जत दो के बयानिए पर अहद लिया जा रहा है। मरियम नवाज और नवाज शरीफ मज़ामती बयानिए को जारी रखने पर मुसर हैं, जबकि शहबाज शरीफ ताहाल मफाहमत पर डटे हुए हैं। नवाज शरीफ पार्टी के लिए लंबे लंबे इजलासों के जरिए पार्टी कारकुनान से तवील तरीन खिताब कर रही हैं। बज़ाहिर यूं महसूस हो रहा है कि पार्टी कायद ने इंतखाबात की तैयारी का आगाज कर दिया है, मगर सवाल यह है कि नून लीग को किसने कब इंतखाबात की यकीन दहानी कराई है। नून लीग के अंदर ये जो कंफ्यूज बयानिया है और तीसरा बयानिया सामने आ रहा है, बात करेंगे इस वक्त पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा सेनेटर डॉक्टर अफनानुल्लाह हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम अफनानुल्लाह साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। सबसे पहले तो ये फरमाइएगा कि मरियम बीबी कहती हैं कि एक्सटेंशन में शामिल होना असल में गुनाह था और इस गुनाह में वो शामिल नहीं थी। अगर ये वाकई गुनाह था एक्सटेंशन देना, तो ये गुनाह पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून में फिर किसने किया? पार्टी लाइन थी उस वक्त वो जो थी वो यही थी, क्या कहते हैं कि एक्सटेंशन को सपोर्ट करना है। लेकिन अब अगर आप उसको देखें, कहते हैं अब जो मामला हुआ है उसके बाद तो उससे ही लगता है कि ये शायद इतना कोई बहुत अच्छा डिसीजन नहीं था। तो अब उसी के ऊपर ही उन्होंने बेसिकली तबसरा किया है। डॉक्टर साहब देखिए, डिसीजन अच्छा था या नहीं था, लेकिन वो डिसीजन पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने लिया। आज मरियम नवाज साहिबा खुद को उससे साइड लाइन कर रही हैं कि वो इस डिसीजन का हिस्सा नहीं थी। तो क्या उस वक्त उनका डिसेंटिंग नोट था इस मामले पर, वो इख्तलाफ कर रही थी और उनके इख्तलाफ के बावजूद जो पार्टी सदर हैं शहबाज शरीफ साहब, अपोजिशन लीडर है असम्बली में, उन्होंने ये फैसला किया कि हमें एक्सटेंशन पर हिमायत करनी चाहिए? देखिए, डिसेंटिंग नोट तो उन्होंने बिल्कुल ही दिया होगा, जिसकी की वजह से आज उन्होंने इस बात का जिक्र भी किया है। तो नहीं डॉक्टर साहब सवाल बड़ा सादा सा है। देखिए, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से जब सवाल करते हैं तो वो कहते हैं कि मुस्लिम लीग नून का कोई भी फैसला पार्टी कायद की मर्जी के बगैर नहीं होता, जो नवाज शरीफ साहब हैं। तो क्या उस वक्त नवाज शरीफ साहब की मर्जी शामिल हाल नहीं थी? नहीं, देखिए मैं ये एग्जैक्टली क्या कहते हैं, मेरे पास जो है वो इस डिसीजन के कहते हैं जो मुहर्रिकात हैं उसके तो मेरे पास इन्फॉर्मेशन नहीं है। अगर आप पहले मुझे बताते तो मैं शायद उसको कलेक्ट कर लेता। लेकिन मैं ये ज़रूर जानता हूँ कि जो है हमारी पार्टी ने पाकिस्तान के अंदर डेमोक्रेसी को लाने के लिए बड़ी कुर्बानियाँ दी हैं और उसके अंदर जो है वो हमने कॉम्प्रोमाइज़ भी किए हैं और ये वन ऑफ दोज कॉम्प्रोमाइज़ था। क्या एक बार फिर आप कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए तैयार हैं? इलेक्टोरल रिफॉर्म्स के ऊपर भी हुकूमत के साथ बात करने की हामी भर ली? देखिए, इलेक्टोरल रिफॉर्म्स के ऊपर जो है जो पार्लिमानी कमेटी है उसका मैं हिस्सा रहा हूँ और उसके अंदर हमने बहुत डिटेल में जो है वो इनसे नेगोशिएशंस की थी गवर्नमेंट से और उसके अंदर ये सारा मामला डिस्कस हुआ था। जो हमारी इनपुट थी वो हमने इनको बड़ी ऑनेस्टली दे दी थी और उसके अंदर हमारे एंड पे कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है ईवीएम के मामले के ऊपर और ना ही हमारे एंड पे कोई कॉम्प्रोमाइज़ होगा नैब चेयरमैन के मामले के ऊपर। ये दोनों चीज़ें ऐसी हैं जिसके अंदर ये ज़रूर हो सकता है कि हम ईवीएम का कोई एक हिस्सा ले लें और उसको हम ग्रेजुअली इंप्लीमेंट कर लें। ये फिर भी एक ऐसी एरिया जिसको देखिए डॉक्टर साहब, इस वक्त पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के प्रैक्टिकली दो रोल्स हैं। एक वो रोल है जो असेंबली के अंदर अदा कर रही है, एक वो है जो असेंबली से बाहर है। असेंबली के अंदर पार्टी सदर मियां शहबाज शरीफ साहब लीड कर रहे हैं, असेंबली के बाहर यकीनन पार्टी कायद भी हैं, मरियम नवाज साहिबा भी स्टेटमेंट्स देती हैं। तो ये कहेगा कि पार्टी की जो असेंबली के अंदर वाला रोल है वहाँ कॉम्प्रोमाइज़ के लिए तैयार है, असेंबली के बाहर जो नैरेटिव है वो मजामत का है, वहाँ पर नो कॉम्प्रोमाइज़ का बोर्ड लगाया हुआ है। क्या यही गुड कॉप बैड कॉप ही चल रहा है? नहीं, देखिए इसमें तो ये मामला बड़ा सिंपल सा है और वो ये है कि जब हम बिल जो है वो मूव होगा स्टैंडिंग कमेटी के अंदर और स्टैंडिंग कमेटी के अंदर पीएमएलएन की रिप्रेजेंटेशन है तो फिर हम अपनी इनपुट देंगे। खाली हमारी नहीं है, पीपल पार्टी की भी है, दीगर अपोजिशन जो बीडीएम की पार्टी है उनकी भी है, पख्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी की है, नेशनल पार्टी की है, तो उसके अंदर हम अपना ओपिनियन तो देंगे। लेकिन डॉक्टर साहब, आपके इस फैसले से मौलाना फजलुर रहमान जो पीडीएम के सरबराह हैं वो भी खासे नाराज हैं। देखिए, बात यह है कि हमने उस सेनेट की स्टैंडिंग कमेटी के अंदर जिधर ईवीएम और आई वोटिंग का बिल आया था उधर हमने उस पर्टिकुलर जो क्या कहते हैं मसवदा था उसको रिजेक्ट करवाया है। तो इसके ऊपर तो मेरा ख्याल है सबको खुशी होना चाहिए। हमने मेजॉरिटी ऑफ वोट जो है लेके उसके अंदर जो है वो उसको पास ही नहीं होने दिया, इसलिए तो फिर मामला अब जॉइंट सेशन की तरफ जा रहा है। तो ये बात जो है मेरा ख्याल है ये मतलब कि हम इसके जो उसकी अभी शेप है उसमें उसके बहुत सख्त नहीं, लेकिन खबरें तो ये हैं, आप बताइएगा कि असल में क्या एक्चुअल रियलिटी। खबरें ये है कि बार्गेन हो गया है, हुकूमत मुश्तरका इजलास के अंदर इस मामले को उठाने से पीछे हट गई है, सिर्फ इस शर्त के ऊपर कि इस पर जो है वो एक कमेटी कॉन्स्टिट्यूट होगी और उसमें हुकूमत के साथ बात करेंगे आप।
देखें कमेटी तो ऑलरेडी थी ना, अब जो कमेटी नहीं बना रहे हैं वो बेसिकली जो है वो नेशनल असेंबली और सेनेट की दोनों की मिला के बना रहे हैं कमेटी। तो वो मतलब कि पहले जो खाली सेनेट के मामले में बात हो रही थी, अब कमेटी हो जाएगी, इसके ऊपर हमारी उनके साथ नेगोशिएशन हो जाएंगे। और मेरा ख्याल है इसकी एक वजह ये भी है कि हम जब सेनेट की स्टैंडिंग कमेटी में गवर्नमेंट से पूछते थे कि आप ये क्यों लेके आ रहे हैं, इसकी क्या वजूहत हैं, उनके पास कोई स्ट्रेट फॉरवर्ड सा जवाब होता नहीं था। वो हर दफ़ा जो है वो मतलब उन्हें खुद भी अक्सर औक़ात सेनेटर्स को नहीं मालूम होता था कि ये क्यों जो है ये इसको एक पर्टिकुलर मसले को क्यों इस नुकात को क्यों लेके आना चाह रहे हैं। तो अब मेरा ख्याल है शायद नेशनल असेंबली के अंदर उनके और भी लोग आ जाएंगे तो शायद वो हमें बेहतर तरीके से एक्सप्लेन कर सकेंगे। डॉक्टर साहब देखिए बहुत सारे ऐसे सिग्नल्स हैं जो आ रहे हैं। अभी जो मुख्तलिफ डिवीजन्स के इजलास हो रहे हैं, चेयर कर रही है मरियम नवाज साहिबा, खुद नवाज शरीफ साहब वीडियो लिंक के जरिए से मौजूद होते हैं, शहबाज साहब और हमजा साहब की अदम मौजूदगी भी बहुत सारे सवालात खड़ी कर रही है कि ये जो इख्तलाफ है, ये एक डिसेंट है पार्टी के अंदर, एक डिवीजन है, दरार है, वो तो बरकरार है। देखें पॉलिटिकल पार्टी जितनी बड़ी हमारी पॉलिटिकल पार्टी है, इसके अंदर बेतहाशा बहुत सारे लोग हैं, इसके अंदर बहुत सारे धड़े हैं। हम एक एक हलके के अंदर, एक एक डिवीज़न के अंदर पता नहीं कितने कितने धड़े होते हैं। एक एक नेशनल असेंबली की सीट के ऊपर पता नहीं कितने जो है लोग कम्पीट कर रहे होते हैं। तो उसके अंदर बहुत सारे लोग होते हैं जिनकी अपनी राय होती है। कोई हमारी पार्टी बाय एंड लार्ज सेंटर राइट की पार्टी है, तो सेंटर के लोग भी होते हैं, राइट के भी लोग होते हैं। तो उसके अंदर ज़ाहिर हर बंदा अपना ओपिनियन दे सकता है और इसी तरह मामला जो है वो ऊपर भी होते हैं। और अगर इसके अंदर इख्तलाफात हो उसमें कोई बुराई नहीं है। नहीं, लेकिन नून लीग के हाँ एट दिस पॉइंट इन टाइम क्या इनसिक्योरिटी है कि सबसे हल्फ लेना पड़ रहा है कि वो नवाज शरीफ के बयानिए पर कायम रहेंगे, वो डिविएट नहीं करेंगे, राइट लेफ्ट नहीं होंगे। क्या वजह है ऐसी कि नून लीग इतनी इनसिक्योर है एट दिस पॉइंट इन टाइम? देखिए बयानिया तो सिर्फ मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब का ही चलेगा, वो पार्टी के कायद हैं और उनकी बहुत सारी कुर्बानी है पाकिस्तान के लिए और पाकिस्तान की जमहूरियत के लिए। तो बयानिया तो उन्हीं का ही चलेगा, उनके अलावा किसी और का नहीं चल सकता। लेकिन जो है जहाँ तक और लोग इस तरह के लोगों के हैं सोच के जी कॉम्प्रोमाइज़ करने वाले लोग भी हैं हमारी पार्टी में, और उसमें कोई बुराई नहीं होती क्योंकि हर किस्म के लोग जो हैं वो अपनी अपनी जगह पे रह के अपने अपने उन कॉम्प्रोमाइज़ करने वाले लोगों को ही शहबाज शरीफ साहब लीड कर रहे हैं। नहीं देखिए मैं इसके ऊपर कोई कमेंट नहीं करूँगा, मैं किसी बंदे के नाम पे या किसी पे नहीं। मैं सिर्फ आपको ये कह सकता हूँ कि धड़े हैं बिल्कुल, पार्टी में ग्रुप्स भी हैं और खाली हमारी पार्टी में क्या है, पीटीआई में हमसे भी ज़्यादा है, पीपल पार्टी में भी हैं। अब उसके अंदर जो है वो मुख्तलिफ लोग जो है वो कोशिश करते हैं अपने अपने ओपिनियन को क्या कहते हैं आगे लेके जाने की, और उसके अंदर एक कंपटीशन होता है, ये एक हेल्दी कंपटीशन है। लेकिन मुझे मरियम नवाज साहिबा का वो स्टेटमेंट याद है कि मेरे और मियां साहब के बयानिए का बोझ उठाना बहुत मुश्किल है। तो इस वक्त आपको लग रहा है कि बहुत सारे ऐसे सर उठा रहे हैं पार्टी के अंदर कि जो उस बयानिए के साथ खड़े होने को तैयार नहीं है? देखिए जो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब का और मरियम नवाज साहिबा का बयानिया है उसका बोझ उठाना तो इसमें कोई शक नहीं है कि आसान काम नहीं है। लेकिन देखिए अफनान साहब, यही लोग जो इस सोच के हामी हैं कि नवाज शरीफ साहब का बयानिया बहुत सख्त है, स्टांस बहुत सख्त लिए हुए हैं, फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए, यही लोग फ्लाई कर रहे हैं। लंदन और मियां साहब से के पाँव पकड़ने की बातें होंगी, वहां पर उनको राजी करने की बात होगी कि आपने बहुत हार्ड लाइन ली हुई है, इसको थोड़ी सी सॉफ्ट कीजिए। देखिए मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ने जो लाइन ली हुई है वो बिल्कुल ठीक है। उसकी वजह यह है कि जो है वो कॉम्प्रोमाइज वेलकम बैक। वजीर आजम पाकिस्तान इमरान खान ने एक बार फिर मुल्क के तमाम मसाइल की जड़ माफियाज को करार दे दिया है। डेरा इस्माइल खान में किसान कार्ड के इजरा की तकरीब से खिताब करते हुए इमरान खान का कहना था कि करप्ट निजाम उठाने वाले बड़े बड़े माफियाज कानून की बालादस्ती कायम नहीं होने देते। माफियाज कहते हैं हमें एनआरओ दे दो, बाकियों को पकड़ो, लेकिन ऐसा माशरा आगे नहीं बढ़ सकता। वजीर आजम ने किसी का नाम लिए बगैर कहा कि ये माफियाज अरबों रुपए की जायदाद की एक रसीद नहीं दे सके, की बजाय बाहर से बैठकर तकरीरें की जा रही हैं। वजीर आजम क्या कह रहे थे, आज किसानों से कैसे गोया हुए हैं, सबसे पहले उसकी एक झलक आपके सामने रखता है। बड़ी शर्म की बात है कि हमारे इस तरह के लोग आए जो आज बाहर बैठे हुए हैं और बाहर अरबों अरबों रुपए की प्रॉपर्टीज पे बैठे हुए हैं, एक रसीद नहीं बता सकते पैसा किधर से आया, और वहां से तकरीरें कर रहे हैं यहाँ बैठ के। अगर हमने बड़ी कौम बनना है, अजीम कौम बनना है, वो जो हमें बनना था, जो हम आज जंग लड़ रहे हैं कानून की बालादस्ती की सारे माफियाज के खिलाफ, ये इस पे इंशाल्लाह हम कामयाब होंगे। अब वजीर आजम इमरान खान के पेश नजर हुकूमत की नाकामी और कानून की हुक्मरानी में रुकावट की बुनियादी वजह माफियाज हैं। सवाल यह है कि वजीर आजम की नजर में माफियाज हैं कौन? वजीर आजम माफियाज का नाम लेने से गुरेजा क्यों है? क्या माफियाज हुकूमत को कंट्रोल कर रहा है? क्या वजीर आजम माफियाज के खिलाफ कार्रवाई से गुरेजा है? हुकूमत से एनआरओ कौन तलब कर रहा है? क्या माफिया से मुराद ऑपोजिशन जमातें और उनकी क़यादत है? अगर ऑपोजिशन जमातें माफिया है
तो हुकूमती तहकीकात में ऑपोजिशन का नाम सामने क्यों नहीं आता है? वजीर आजम बार बार माफियाज का तस्करा करके किसे पैगाम दे रहे हैं? क्योंकि वजीर आजम और हुकूमत की जानिब से हर स्कैंडल का इल्जाम माफियाज पर आयद किया जाता रहा है। जब तहरीक इंसाफ हुकूमत आई है, माफियाज की बात हो रही है और आज 3 साल गुजरने के बाद भी माफियाज की बात कर रहे हैं। इन 3 सालों में कब कब वजीर आजम माफिया की बात करते रहे, जरा उसकी एक झलक आपको दिखाता है। कि ताकतवर कानून के नीचे नहीं आना चाहता, पीडीएम जैसे तंजीमें बनाता है या पीडीएम जैसी अलायंसेस करता है। सिर्फ मकसद ये होता है कि हमारे लिए एक कानून है, हमें आम लोगों के कानून की तरह ना रखो। हम कोई खास लोग आए हैं, हम चोरी करें, डाका मारे, मनी लॉन्ड्रिंग करें, हमें आप कानून के नीचे नहीं ला सकते। वो ब्लैकमेल करते हैं। उसी तरह शुगर माफिया है, लोगों को बेचारों को महंगी चीनी गुर्बत पैदा करके कीमतें बढ़ा के पैसा बनाते हैं और फिर ना वो टैक्स देते हैं, ना वो उनके ऊपर कुछ करें तो वो भी कहते हैं कि हम तो खास लोग हैं। और इस तरह सारी जगह ऐसे माफिया बैठे। हुकूमत की नज़र में माफिया मुल्क के मसाइल की जड़ है, लेकिन गुज़श्ता 3 बरस के दौरान हुकूमत ने जितनी भी तहकीकात की उनमें अपने ही लोगों का नाम सामने आया। शुगर माफिया हो या तेल और गैस माफिया, आटा माफिया हो या घी माफिया, पावर माफिया हो या तंबाकू माफिया, जिम्मेदार माफिया हो या स्टेट बिजनेस की माफिया, सभी माफियाज में हुकूमत के अपने ही लोग मुलव्विस पाए गए हैं। तहरीक इंसाफ हुकूमत की इब्तिदा में जब अद्वियात की कीमतें कई गुना चढ़ी तो पता चला कि वजीर आजम के मुशीर सेहत खुद मुबैना तौर पर इसमें मुलव्विस पाए गए हैं। फिर गंदम का बहरान पैदा हुआ तो खुद खान साहब को मुशीर खास और सेक्रेटरी को घर भेजना पड़ा। रिपोर्ट में वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार, वजीर खजाना पंजाब के किरदार पर भी सवाल उठे, लेकिन छोटे लोगों की कुर्बानी देकर करीबी लोगों को बचा लिया गया। शुगर मार्केट में 80% शेयर्स पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों का है। चीनी का बहरान आया तो पार्टी के साबिक सेक्रेटरी जनरल और फाइनेंसर जहांगीर तरीन और काबीना के रुकन मखदूम खुसरो बख्तियार और उनके भाई सुरगना पाए गए। LNG की खरीदारी पर साबिक वजीर आजम और रहनुमा मुस्लिम लीग नून शाहिद खान अब्बासी नैब की पेशियां भुगत रहे हैं, मगर मौजूदा दौरे हुकूमत में तारीख के महंगे तरीन मुआहदे हुए। पेट्रोल स्कैंडल की रिपोर्ट मंजर आम पर आई तो वफाकी काबीना के अरकान पर उंगलियां उठाई गई। IPPs को रकूम की अदायगी का मरहला आया तो हुकूमत नदीम बाबर और अब्दुल रज़ाक दाऊद की कंपनीज को भारी रकम अदा कर दी गई। माफियाज में हुकूमती उहदेदारान के नाम आने के बावजूद वजीर आजम मुसलसल माफियाज को तनकीद का निशाना बनाते हैं। बिजली बहरान की तहकीकात हुई तो बिजली की कीमतें आज तक काबू में नहीं आ सकी। चीनी माफिया के गिर्द घेरा तंग किया तो हुकूमत के अपने ही लोग हुकूमत के खिलाफ डट गए। आटा बहरान की तहकीकात के नताइज भी ऐसे ही हैं। हर स्कैंडल में अपने लोगों के नाम आने के बाद वक्ती तौर पर उनसे इस्तीफा लिया जाता है और बाद हालात नॉर्मल होने के बाद दोबारा उन्हें काबीना में शामिल कर लिया जाता है। लेकिन अवाम को हर स्कैंडल और हर तहकीक के बाद महंगाई का तोहफा ही मिला है। इस हवाले से कहते जरा एक झलक आपको दिखाता है। 80 रुपए की है ना, जो 2 किलो चीनी मिलती थी, अभी 150 रुपए किलो है। इमरान खान ने क्या किया? कुछ भी नहीं किया। इस दौर में हम गरीबों का गुजारा ना जो मुश्किल ही है। हम कोरोना वायरस से तो दूर की बात, हम महंगाई से ही मर जाएंगे। ये एक बच्चे के तासुरात हैं। आज वजीर आजम इमरान खान ने एक बार फिर मुल्क में बढ़ती हुई महंगाई को काबू करने के लिए एक और इजलास तलब किया है। हस्बे मामूल वज़रा और मुशीरान फाइलों के पलंदे लेकर हाजिर हुए। आदाद शुमार का गोरख धंधा वजीर आजम के सामने रखा, लेकिन इन फाइलों के पलंदों, आदाद शुमार के गोरख धंधों और अल्फाज के हेर फेर में आवाम को रिलीफ देने के लिए कुछ नहीं था। इजलास से उम्मीदें लगाए आवाम एक बार फिर इंतजार करते रहे। गुज़श्ता 3 बरस के दौरान वजीर आजम ने महंगाई पर दसियों इजलास किए, दर्जनों बार नोटिस लिए, बजाय इसके कि महंगाई पर काबू पाया जाता। पिछले 3 सालों में होने वाली महंगाई पिछले 70 सालों में होने वाली महंगाई से भी ज्यादा है। जो घी का पैकेट पिछले 70 सालों में 135 रुपए तक महंगा हुआ, पिछले 3 साल में बढ़कर 370 रुपए का हो गया। 70 साल में चीनी 45 रुपए फी किलो तक महंगी हुई, लेकिन गुज़श्ता 3 बरस में इसकी कीमत 110 रुपए तक जा पहुंची। 2018 के निस्बत आज अशिया खुरोनोश की कीमतों में औसतन 40% से जायद का इजाफा हो चुका है। बुनियादी जरूरत की अशिया, आटा, चीनी, घी, दाल, सब्जियां, फल, रियात की कीमतों का जायजा लिया जाए तो अगस्त 2018 में चीनी के 50 किलो के बैग की कीमत 2600 रुपए थी, जो अगस्त 2021 के इख्तिताम तक 5000 तक जा पहुंची है। यानी अगस्त 2018 में 60 रुपए किलो मिलने वाली चीनी की कीमत आज 120 रुपए से तजावुज कर चुकी है। अगस्त 2018 में मिलने वाले आटे के 20 किलो थैले की कीमत 740 रुपए थी, जो अगस्त 2021 के इख्तिताम तक 1280 रुपए से तजावुज कर गई है। बात यहां पर भी खत्म नहीं होती है। अगस्त 2018 में 5 रुपए मिलने वाली 150 ग्राम रोटी की कीमत 10 रुपए हो चुकी है, जबकि इसका वजन अब कम होकर महज 100 ग्राम रह गया है। इसी तरह 2018 में 184 रुपए फी किलो मिलने वाले घी की कीमत 354 रुपए है। पाकिस्तान में अद्वियात की कीमतों में गुज़श्ता के दौरान 4 बार इजाफा हो चुका है। मजमूई तौर पर अद्वियात की कीमतों में 30% के करीब इजाफा हुआ है और बाज़ अद्वियात की कीमतें 400% तक बढ़ गई हैं। 3 साल कबल कोलेस्ट्रॉल को काबू में रखने वाली दवा 207 रुपए की थी, लेकिन अब 275 की मिलती है
आर्ज़ाए कल्ब या ब्लड प्रेशर की सूरत में खून पतला रखने की दवा 311 रुपए से बढ़कर 397 रुपए तक जा पहुंची है, जबकि मैदे की 12 गोलियां 8 रुपए की बजाय 26 रुपए, बुखार या सर दर्द की 12 गोलियां 10 की बजाय अब 16 रुपए में मिलती हैं। आज वजीर आजम पाकिस्तान इमरान खान ने महंगाई की एक नई लहर का खदशा भी जाहिर कर दिया है। डेरा इस्माइल खान में तकरीब से खिताब करते हुए वजीर आजम का कहना था कि पाकिस्तान में गंदम की तारीख की सबसे बड़ी पैदावार हुई है, इसके बावजूद हमें दरामद करनी पड़ेगी क्योंकि हमारी इतनी तेजी से जो है वो इंपोर्ट से बढ़ रही हैं। हम दालें, घी समेत बेशतर अशिया खुरोनोश दरामद करते हैं, इसलिए जब बैनुल अक़वामी सतह पर कीमतें बढ़ी तो यहाँ भी महंगाई हुई। इस हवाले से वजीर आजम ने एक और खदशे का इजहार किया है, वो क्या कहते हैं जरा वो भी आपके सामने रखता है। पिछले साल 40 लाख टन गंदम इंपोर्ट की है। इस बार हमने सबसे पाकिस्तान की तारीख में सबसे ज्यादा गंदम इस बार हमारी पैदावार हुई। उसके बावजूद हमें इंपोर्ट करनी पड़ेगी क्योंकि हमारी आबादी इतनी तेजी से बढ़ गई है। हम वो चीजें दालें इंपोर्ट करते हैं, सारा जो हमारा घी है तकरीबन 70-80% वो हम इंपोर्ट करते हैं। जब दुनिया में सारी कीमतें बढ़ी तो पाकिस्तान में क्योंकि हम इंपोर्ट कर रहे हैं, यहां भी महंगाई आ गई। इन्हीं खदशात का इजहार गुज़श्ता रोज प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए वजीर खजाना शौकत तरीन ने भी किया। उन्होंने महंगाई का मलबा एक बार फिर आलमी सतह पर बढ़ने वाली कीमतों पर आयद कर दिया। साथ ही उन्होंने अवाम को डायरेक्ट सब्सिडी देने का ऐलान भी किया। में इस वक्त 10 साल में तो सबसे बुलंद तरीन प्राइसेस हैं। यूके के बीच में जुलाई के बीच में प्राइसेस जो हैं वो 51% बढ़ी हैं। अमेरिका के बीच में जहां 1 से 2% इन्फ्लेशन होती थी वो इस वक्त 8.5% चल रही है। वाई? बिकॉज देयर इज अ प्रॉब्लम, प्रोडक्शन का प्रॉब्लम है, लॉजिस्टिक्स का प्रॉब्लम है। तो पाकिस्तान तो यूनिक नहीं हो सकता ना कि इनकी प्राइस ना बढ़े। हम अपने गरीब अवाम को डायरेक्ट अब सब्सिडी देंगे, जिस तरह एहसास पे हम सब्सिडी दे रहे हैं, इसी तरह अब आटे पे देंगे, चीनी पे देंगे, घी पे देंगे और दालों पे देंगे। अब आलमी सतह पर बढ़ती हुई कीमतों के हुकूमती दावे को अगर दुरुस्त भी मान लिया जाए तो गुज़श्ता 3 बरस के दौरान आलमी सतह पर अशिया खुरोनोश की कीमतों में 20 से 25% इजाफा हुआ था। पाकिस्तान में इस इजाफे का असर दुगना हुआ और कीमतें 60 से 70% बढ़ गई। सवाल यह है कि बढ़ती हुई महंगाई को काबू में पाने में हुकूमत नाकाम क्यों है? हुकूमत अपनी नाकामी का मलबा आलमी मार्केट पर क्यों डाल रही है? अगर आलमी मार्केट में चीज़ें महंगी हुई तो मुल्की पैदावार की कीमतें क्यों बढ़ी? गंदम दरामद करने का फैसला, उससे आटा मजीद कितना महंगा हो सकता है? पाकिस्तान में एशियाई खुरोनोश की कीमतों में कमी का कितना इम्कान है? पाकिस्तानी मार्केट आलमी मार्केट के असर से कैसे निकल सकती है? आज इसी हवाले से वज़ीर आज़म इमरान खान ने मुल्क की पैदावार बढ़ाने की जरूरत पर जोर दिया है। खुद अपनी सारी इस मुल्क में अनाज उगा सके तो हमें फर्क नहीं पड़ेगा अगर दुनिया में कीमतें ऊपर जाएं, लेकिन अगर हमें इंपोर्ट करनी पड़ती है तो हमें फर्क पड़ेगा और पड़ रहा है। वज़ीर आज़म इमरान खान के मुताबिक पाकिस्तान मकामी सतह पर नकद आवर फसलें काश्त करके आलमी मार्केट के असरात से निकल सकता है, लेकिन गुज़श्ता 3 बरस के दौरान मुल्क भर के किसानों ने मुनासिब कीमत ना मिलने पर अपनी फसलें तल्फ कर दी थी। कभी टमाटर के किसानों की दर्द भरी वीडियो सामने आती रही तो बाज़ौक़ात आलू, प्याज, दीगर सब्जियों के किसान अपना रोना रोते हुए दिखाई दिए। अभी गुज़श्ता चंद रोज से जनूबी पंजाब में किसान अपनी मिर्च की फसल को ट्रैक्टर चलाकर ज़ाया कर रहे हैं। किसानों के मुताबिक मुनासिब रेट ना मिलने और फंगस के हमले के बायस वो फसलें तल्फ करने पर मजबूर हैं। जब तक मुल्क में किसान को मुनासिब दाम और सहूलियात मैसर नहीं आएंगी उस वक्त तक मुल्क ग़िज़ाई मैदान में खुद कफील नहीं हो सकता। उधर आज नायब सदर मुस्लिम लीग नून मरियम नवाज शरीफ ने महंगाई में इजाफे पर वज़ीर आज़म को कड़ी तनकीद का निशाना बनाया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के गुफ्तगू में मरियम नवाज ने कहा कि मौजूदा हुकूमत में पेट्रोल, आटा, चीनी की कीमतें इन सब में इजाफा हुआ है, इसलिए वज़ीर आज़म इमरान खान इसके जिम्मेदार हैं क्योंकि वो माजी में कीमतों के इजाफे की वजह वज़ीर आज़म को करार देते थे। आज मरियम नवाज साहिबा क्या कह रही थी जरा वो भी आपको दिखाते हैं। इमरान खान साहब की जहां तक बात है तो उन्होंने पिछले 5-7 साल में जो भी किया है वो उनके अपने आगे आया है। वो कहते थे कि जब पेट्रोल महंगा होता है तो वज़ीर आज़म चोर होता है, जब डीजल महंगा होता है तो वज़ीर आज़म चोर होता है, जब आटा महंगा होता है, चीनी महंगी होती है तो वज़ीर आज़म चोर होता है। तो इस लिहाज से इमरान खान साहब पाकिस्तान के पहले सबसे बड़े सर्टिफाइड चोर हैं। रियासत मोहतरम वज़ीर आज़म इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान इमरान खान साहब, आप महंगाई का नोटिस लें, ज़रूर लें, इजलास मुनक्किद करें, बिल्कुल करें, लेकिन इन नोटिस और इजलासों को नतीजा खेज बनाएं क्योंकि अवाम अब शदीद मुश्किल से दो चार दिखाई दे रहा है। तबका है मिडिल क्लास है, जो लोअर मिडिल क्लास है और जो लोअर तबका है, जो दिहाड़ी पेशा लोग हैं, उनके लिए ये चीज़ें पहुंच से बाहर होती जा रही हैं। प्राइसेस अप जाने में कुछ फार्मर्स का फ़ायदा भी हुआ है।
लोगों की पहुंच से दूर हो गई हैं चीज़ें। घी आप देख लें 350 रुपये किलो घी बिक रहा है। पेट्रोल है उसकी कीमत देखें आए दिन बढ़ रही है। अगर कुकिंग ऑयल है तो उसकी भी कीमत आए दिन बढ़ती जा रही है। अगर आटा लेने जाएँ तो आटा इस टाइम पर 70 से 75 रुपये किलो के हिसाब से मिल रहा है। ठीक है, तो इस लिहाज से जो बंदे की सैलरी है ना उसमें गुजारा करना बहुत ही मुश्किल हुआ है। महंगाई ने तो बहुत लक तोड़ छड्या। घ्यो लैन जाइए वो एडा महंगा है, टमाटर आलू कोई भी चीज़ अगर लैन जाइए तो दुगनी तिगनी महंगी हो गई जो तो इमरान खान साहब आ गए हैं। वो पार्ट जहाँ पे ज़ख़ीरा अंदोज़ी के थ्रू कीमतें बढ़ रही हैं वो डेफिनेटली उसको कंट्रोल करना चाहिए। जो आदमी हमारे यहाँ पे गरीबी की सतह से भी नीचे है उसके लिए तो 2 वक्त की रोटी पहले ही मुश्किल थी, अब वो मुश्किल से 1 वक्त की रोटी खा रहा है। आजकल बहुत महंगाई है, गरीब आदमी क्या कर सकते हैं। बस दिन पे दिन हम पिसते जा रहे हैं तो लिहाजा ये बहुत ही मुश्किल हो गया अब जीना। कोई ऐसी चीज़ ही नहीं है जो सस्ती हो। इसी मामले पर बात करेंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा हमारे साथ मौजूद होंगे इस ब्रेक के बाद। हमारे साथ हैं। वेलकम बैक। इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा नदीम कुरैशी साहब ने हमें ज्वाइन किया है। अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। नदीम कुरैशी साहब, इब्तिदा में तो बड़ा सादा सा सवाल है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हुकूमत को इक़्तिदार में आए 3 बरस बीत चुके हैं लेकिन राग वही है, NRO नहीं दूंगा, माफियाज जो है कंट्रोल कर रहे हैं। अब चीनी बढ़ गई, माफियाज कंट्रोल करते हैं, गंदम माफिया कंट्रोल करती है, ऑयल की कीमतें माफिया कंट्रोल। ये माफियाज वाली बात अब चलेगी, अपनी मैनेजमेंट और गवर्नेंस को बेहतर करना पड़ेगा आपको? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वालेकुम अस्सलाम। रेहान, आपने 2 चीज़ों को बिल्कुल मिक्स कर दिया। ज़ाहिर है आपका खासा है, आपने लफ्ज़ों के जादू जगाने हैं, आप ये लफ्ज़ों के तीरंदाजी नहीं करेंगे, आप ये लफ्ज़ों की बौछार नहीं करेंगे, आप ये सारा माहौल क्रिएट नहीं करेंगे तो ज़ाहिर है कुछ ना कुछ रेटिंग पे फ़र्क पड़ता है। मैं समझता हूँ आपको, आप जैसे जो नौजवान एंकर्स हैं, जो जर्नलिस्ट हैं, उनको पाकिस्तानी कौम को उम्मीद का पैगाम देना है। आपने देखना ही है, अगर आप कंपैरिजन करते इंटरनेशनल मार्केट्स का कि एडिबल ऑयल के रेट्स आज से 3 साल पहले क्या थे, आज क्या हैं। आज से 3 साल पहले चीनी की इंटरनेशनल कीमतें क्या थी, आज क्या है। हम एक ग्लोबल विलेज में जिंदा है। मैं कतन यहाँ महंगाई को डिफेंड करने के लिए नहीं बैठा, मैं पाकिस्तान के आम आदमी के साथ हूं। आपने मेरा सवाल सुना है सर? जी मैंने बिल्कुल सुना। मेरा सवाल बड़ा सादा सा था सर कि अभी भी खान साहब माफियाज की बात कर रहे हैं। क्या माफियाज की बात एट दिस पॉइंट इन टाइम पब्लिक सुनने को तैयार होंगे कि जिस वक्त इलेक्शन ईयर होगा, नेक्स्ट ईयर तो इलेक्शन ईयर होगा ना सर, अब तो लोग गवर्नेंस की बात करेंगे आपसे, आपकी मैनेजमेंट की बात करेंगे, डिलीवरेंस की बात करेंगे, वो ये तो नहीं सुनेंगे कि माफियाज कंट्रोल करते रहे। देखिए, मैंने आपके सवाल से पहले आपने जो बड़ा तवील तरीन एक इंट्रो दिया जिसमें आपने कुछ लोगों को मिर्चों की फसल जलाते हुए दिखाया और कुछ लोगों को टमाटर की फसल रेट्स ना होने की वजह से ज़ाया करते हुए दिखाया, तो आपको इस तकाबुल को इतना कंपैरेटिवली इतना शानदार ये होना चाहिए, आसानी हो। सप्लाई एंड डिमांड में जब गैप आएगा रेहान, रेट्स बढ़ेंगे। अच्छा, प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने जो आज कहा, मैं एक और सादा सा सवाल करता हूं आपसे सर। आपको याद है शुगर इंक्वायरी कमीशन किसने बनाया था और उसने क्या तजवीज किया था कि चीनी की कीमत कितनी होनी चाहिए? जी बिल्कुल किया था। और कितनी होनी चाहिए कीमत? आपकी शुगर इंक्वायरी कमीशन ने कितनी तजवीज की थी? आप ये देखें प्राइम मिनिस्टर ने आज क्या कहा कि जी हमें माफियाज ने जकड़ा हुआ है, और बिल्कुल जकड़ा हुआ है। मेरा सवाल नहीं सुना आपने नदीम कुरैशी साहब। मैं सवाल आपसे कर रहा हूं कि शुगर इंक्वायरी कमीशन ने चीनी की कीमत कितनी तजवीज की थी? देखिए, मैं आपको उस कमीशन से पहले आपको एक चीज बताना चाहता हूं। हमने देखना ही है कि आपने प्राइम मिनिस्टर के वाले से क्वेश्चन किया, आपने देखना ही है प्राइम मिनिस्टर ने कौन सी गलत बात की। चूंकि हमने प्लान ये किया होता है कि हमने उनकी बातों में से अपनी मर्जी का हिस्सा निकालना है, वो कौम को सच बता रहे हैं। देखिए, शुगर का जो रेट कमीशन ने तय किया था, लेकिन जब हमने वो एक स्पेसिफिक टाइम के लिए था, लेकिन जब हमने इंटरनेशनल रेट्स को देखना है तो इस पॉसिबल नहीं है कि पाकिस्तान में आप 1980 के रेट्स दें, आप 1990 के रेट दें। इस मुल्क में चीनी, अयूब खान के दौर में भी बड़ा शोर मचा था कि चीनी खाई गई है, चीनी चोर है लोग। ये आज से 50 साल नदीम कुरैशी साहब, नदीम कुरैशी साहब, आपकी मिसमैनेजमेंट जाए वो मैं आपको बताता हूं। आपको पता है कि आपने ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन ऑफ पाकिस्तान और आपके दरमियान कितना कम्युनिकेशन का गैप रहा है। ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन ऑफ पाकिस्तान की तरफ से जो ताखीर हुई है चीनी इंपोर्ट करने से मुतालिक, उसने रेट कितना बढ़ा दिया। आप इंटरनेशनल मार्केट की बात तो कर रहे हैं, लेकिन उस वक्त जिस वक्त चीनी आपको सस्ते नरखों पर मिल रही थी, आपने टेंडर्स क्यों नहीं किए, चीनी क्यों नहीं उठाई अगर इंपोर्ट ही करनी थी तो? देखिए, मैं आपकी इस बात से इत्तेफाक नहीं करूंगा। जब आपने कलेक्टिव डिसीजन करने होते हैं, नेशनल लेवल पे डिसीजंस करने होते हैं, किसी जगह पे कोई डिसीजन उसके असरात पॉजिटिव या नेगेटिव अगर आप इस बात से इत्तेफाक नहीं करते तो फिर ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन ऑफ पाकिस्तान के अगेंस्ट इंक्वायरी क्यों कर रहे हैं आप?
मैं अर्ज कर रहा हूँ ना जी, सारी चीजें सामने आ जाएंगी। मैंने आपको सिर्फ एक चीज अर्ज करनी है, अगर गुड फेथ में गद्दुम, अगर आपको पता था कि आपने इंपोर्ट करनी है तो आपने राइट टाइम पे इंपोर्ट क्यों नहीं की? अगर आपको पता था कि एलएनजी आपने इंपोर्ट करनी है, एलएनजी बहुत अच्छा फ्यूल है, तो राइट टाइम पे इंपोर्ट क्यों नहीं किया? आपने अवाम को क्यों चूना लगाया सर? सबसे पहले आप ये देखिए इंटरनेशनल हालात क्या है। इंटरनेशनली प्रोडक्शन की 80% फैक्ट्रीज, 80% कारखाने दुनिया में बंद थे कोविड की वजह से। बहुत सारे इश्यूज होते हैं जब आपने ट्रेडिंग करनी होती है इंटरनेशनल लेवल पर। आपको बहुत आप अगर इन बातों को, मेरी बात आप नहीं सुनेंगे तो फायदा बात करने का नहीं होगा। मैंने आपको यह अर्ज किया है, अगर गुड फेथ में कोई डिसीजन किया जाए, उसके नताइज अगर किसी भी वजह से नेगेटिव आ जाए तो इसमें डिसऑनेस्टी नहीं होती, या प्लान कोई चीजें इस तरह की नहीं हो रही हैं कि लोगों को तकलीफ पहुंचाई जाए। आप ये जो पिक्चर पोर्ट्रे करते हैं कि जी आम आदमी को तकलीफ दानिस्ता पहुंचाई जा रही है, ये मुनासिब नहीं है। प्राइम मिनिस्टर जो बात करते हैं, पहला प्राइम मिनिस्टर जो सच बोलता है, हर हाल में उस शख्स ने अपनी कौम को ऑन बोर्ड रखा, किसी जगह लोगों को धोखा देने की कोशिश नहीं की। 22 करोड़ लोगों ने अगर आगे बढ़ना है एक कौम बनकर, तो हमें उन तमाम चैलेंजेस को फेस करना है। नदीम कुरैशी साहब, ये बातें करना आपकी मजबूरी होगी, मेरी तो मजबूरी नहीं है। मैंने तो वो आपकी पार्टी का कोई टिकट नहीं लेना या कोई इलेक्शन नहीं लड़ना, ये बातें आप कर सकते हैं। मैं तो वो करूंगा जो आवाम पूछ रहे हैं ना सर। चीनी उनको 75 रुपए में चाहिए थी, 55 रुपए से बढ़ी 110 पर पहुंच के भी मिल रही है। चीनी सस्ते नरखों पर क्यों नहीं मिल रही? आटा उसको सस्ते नरखों पर क्यों नहीं मिल रहा? गंदम आप पर सस्ते नरखों पर। वेलकम बैक। वफाकी वज़ीर मनसूबाबंदी और तरक्कियात असद उमर ने कहा है कि सीपैक मनसूबों के सिक्योरिटी इंतजामात को मजीद तकवीयत देने के लिए एक जामे हिकमत अमली बनाई है और जल्द सीपैक उस मकाम तक पहुंचने वाला है जहां कोई इसको रोकना भी चाहे तो रोक नहीं सकेगा। असद उमर साहब ने आज चेयरमैन सीपैक के साथ जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, जरा उसकी एक झलक आपके सामने रखता है। चाइना से जो हमारा ताल्लुक है, हमारा रिश्ता है, हमारी दोस्ती है, उससे हम 1 इंच ना पीछे हटेंगे और ना हम अपोलोजेटिक हैं इसके ऊपर। हमें बड़ा फख्र है इस रिलेशनशिप के ऊपर, लेकिन ना चाइना हमसे कभी मुतालबा करता है कि इस रिश्ते को किसी और के खिलाफ इस्तेमाल किया जाए, और ना हम करने के लिए तैयार हैं। अब तकरीबन 1 हफ्ते के दौरान असद उमर ने वज़ीर आज़म इमरान खान के मुआविन खुसूसी बराए सीपैक खालिद मंसूर के हमरा दूसरी बार प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। सवाल यह है कि वफाकी वजीर को सीपैक के हवाले से 2 बार प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों करना पड़ रही है? हालिया दिनों में बार बार सीपैक के ऊपर एम्फेसिस है, बातें हो रही हैं, चीन के साथ ताल्लुकात जो है मुस्तहकम होने के अज़्म का अदा किया जा रहा है। क्या सीपैक के खिलाफ खुफिया हाथ सरगर्म है? कौन सी ताकतें हैं जो सीपैक के खिलाफ हैं? पाकिस्तान और चीन के ताल्लुकात में सर्द मोहरी क्यों आई हुई है? सीपैक के हवाले से चीन के क्या तहफ़्फ़ुज़ात हैं? पाक चीन ताल्लुकात 7 दहाइयों पर मुश्तमिल हैं। दोनों ममालिक की दोस्ती समंदर से गहरी, हिमालय से बुलंद है। इन 7 दहाइयों में ताल्लुकात में हमेशा गर्मजोशी रही है, लेकिन गुज़श्ता चंद वर्षों से इन ताल्लुकात में तनाव देखा जा रहा है। इस तनाव की बुनियादी वजह पाकिस्तान में चीन के माशी असरात में इजाफे को करार दिया जा रहा है। सीपैक मंसूबों पर हमलों पर चीनी क़यादत की जानिब से तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया जाता रहा है। 2018 में कराची में जो कायम चीनी काउंसलेट है उस पर हमला हुआ। इसी तरह 2020 में पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज को निशाना बनाया गया। अफगानिस्तान से मुंसलिक बलूचिस्तान के सरहदी इलाकों में चीनी वर्कर्स पर हमले हुए। हालिया जो गवादर में अटैक हुआ है उस पर भी चीनी काउंसलेट की तरफ से यकीनन अपना प्रोटेस्ट रिकॉर्ड कराया गया। चीन उस पर अपने रिजर्वेशन का इजहार कर रहा है, लेकिन ये बायलैटरल रिलेशनशिप है, जहाँ इस रिलेशनशिप के अंदर चीन के साथ अपनी इस पर मुहित दोस्ती की बात की जाती है, वहीं पर उसके कुछ इकोनॉमिक स्टेक्स भी हैं, और यकीनन जहां मईशत की बात होती है तो हर मुल्क अपना इंटरेस्ट भी देखता है। प्रोग्राम का वक्त अपने इख्तिताम को पहुंचा है जी। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल। अपना रखिएगा ख्याल। अल्लाह हाफ़िज़।